Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC NET Paper 2 Commerce for a while, right? And we have discussed three units prior to this one. In today's class, we will discuss Unit 4, title Business Finance, right? Right, as I said, I have already covered three units prior to this one. So if you are new to the channel, make sure that you have that you go through all the content that I've already made. So what we do is basically follow a pattern. In the first videos, we actually cover the content, and in today's class, we will be covering the content that is important for your examination. And towards a last video on basically will be covering previous year questions, right? तो हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में? पहले कंटेंट को कवर कर रहे हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए. इफ यू आर न्यू, इफ यू आर स्टार्टिंग योर लर्निंग जर्नी, और इफ यू आर इन मिड ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आप एक बार कंटेंट रिवाइज करो. एंड उसके बाद हम एक वीडियो डेडिकेटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डेडिकेट करके बनाएंगे. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी वीडियोस होती है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कंटेंट से आपको याद हो जाए क्या क्या डाउट्स होते हैं क्या नहीं है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड, तो वो हम वीडियोस में आराम से कवर करें. I'll try my best to cover majority of topics which are important for your examination. और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करने का हमारा एजेंडा रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट बेसिकली द ब्लूप्रिंट. ठीक है, एंड इन टुडेज क्लास व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फाइनेंस एग्रीमेंट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, क्या क्या ज़रूरी होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डेप्थ. ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में आज यूनिट 4 में हम स्टार्ट करेंगे कि है क्या बिजनेस फाइनेंस, क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी बनता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कराते क्या है, प्राइस डिस्कवरी एंड एवरीथिंग, कि फाइनेंस से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या आता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन टूडेज क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स हैं क्या. देखो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म क्या है? इसे एक्सचेंज बोलते हैं. प्लेटफॉर्म, लेट सपोज आपको पता होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दीज आर प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म कैसे हैं? जहाँ पे आप अपना एक बायर और सेलर मीट करते हैं. फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बायर और सेलर मीट करते हैं. सेम फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बायर जो सिक्योरिटीज बाय करना चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, और एक सेलर है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेचना चाहता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनको ट्रेड करा जाता है. तो इसके लिए आप फाइनेंशियल मार्केट बनी गई. ठीक है, एक जगह एक प्लेटफॉर्म बोला जाता है. ठीक है, ये मार्केट क्या करती है? फैसिलिटेट करती है फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड दोज इन नीड ऑफ कैपिटल. सिंपल है. Let's suppose if a company is coming with IPO, initial public offering, we know. So what they need is capital. And IPO is being subscribed by many categories like retail, HNI, high net worth individual, and QIB, qualified institutional buyers. तो ऐसे ऐसे कुछ कैटेगरीज होती है जिससे इनको कैपिटल की ज़रूरत है आईपीओ के थ्रू कंपनी को, एंड वो एक आईपीओ लॉन्च करती है. आईपीओ के बदले वो क्या देती है? इन सबको दे आर गिविंग शेयर्स. तो ये सारे शेयर होल्डर बन जाते हैं एंड इन रिटर्न उनको उनकी जगह कैपिटल मिलता है. ठीक है, तो दोज हु नीड इन कैपिटल दे यूज फाइनेंशियल मार्केट एज अ प्लेटफॉर्म टू सैटिस्फाई देयर नीड्स. जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई सारी की सारी सेटिस्फाई करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट कर दी है क्रिएट. अब एज अ इन्वेस्टर, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो, तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? बिकॉज यू वांट रिटर्न्स, राइट? एक रिटर्न्स, एंड यू आर लाइक बेसिकली द वन हु इज इन्वेस्टिंग देयर मनी. ठीक है, तो इसीलिए एक फ्लो है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा कहाँ जाता है? कंपनीज के पास जिनको कैपिटल की जरूरत होती है. सी कंपनी है एग्जाम्पल ऑफ दोज हु नीड इन कैपिटल. जरूरी नहीं है कि कंपनीज ही हो, जैसे इसमें एग्जाम्पल गवर्नमेंट का भी दे रखा है. ठीक है, कंपनीज एंड गवर्नमेंट, और इन्वेस्टर्स इनको पेमेंट करते हैं.
Financial instrument represent a claim to a future cash flow and they can even bought or sold on these markets. So as we know financial markets में हमें पता है प्राइमरी मार्केट्स होती हैं, जैसे हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं आईपीओ की, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट जब आप आईपीओ लेके आते हो फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, तो इसमें प्राइमरी यूजर जो जिनको ये अलॉट हुआ है शेयर सिर्फ वही इनके मालिक बनते हैं। जब ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं और ये मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं, फिर ये सेकेंडरी मार्केट में जाता है ट्रेड होने, जहाँ पे मल्टीपल कोई भी इसको खरीद सकता है, जो भी इंटरेस्टेड है परचेज कर सकता है। इस केस में प्राइमरी मार्केट में इट्स बेसिकली अलॉटेड, यहाँ पे अलॉटमेंट करी जाती है। ओनली दोज पीपल आर द शेयर होल्डर्स। वंस दीज शेयर होल्डर्स वांट टू सेल आउट और make some money out of their investments, what they do is basically sell their whole investment on secondary market. Primary market का मतलब ही फर्स्ट टाइम ही आना है, तो इसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक होती है। एज यू ऑल नो एक हमारा दूसरा टर्म भी होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। मतलब कंपनी को फिर से पब्लिक से पैसा चाहिए तब वो एफपीओ लेके आती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हमेशा फर्स्ट टाइम यूज होगा, उसके बाद बार यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हमारे एक एग्जांपल है फाइनेंशियल मार्केट का। मैंने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही आपको बताया। देखो सबसे हमारा इंडिया का दे रखा है जैसे स्टॉक मार्केट, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोकल स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, दो अब इतने रेलेवेंट नहीं रह गए, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज क्वाइट ओल्ड। आई डोंट थिंक सो many of you know this, but Bombay Stock Exchange was founded in 1875 and it is the oldest stock exchange in Asian history. पूरे एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उसको बॉम्बे स्टॉक बोलते हैं। नैस्डैक क्या है, हमारे यूएस मार्केट का है, जहाँ पे क्या होता है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर है, ओनरशिप है, उनको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, अब इसके बाद है स्टॉक मार्केट की हमने बात करी, अब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। सी बॉन्ड मार्केट एज समथिंग, इट्स इसका एक फैक्ट बताता हूँ। बॉन्ड मार्केट इज नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट, जो रियल स्टैट्स है, रियल टाइम स्टैट्स है। बट अगर आप डेवलप नेशंस में देखोगे तो डेवलप नेशन में इसका उल्टा होता है। बॉन्ड मार्केट एक्चुअली डज प्रेटी वेल, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आपके बॉन्ड मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स कम है। अब बच्चों का डाउट होता है कि सर स्टॉक मार्केट के, नहीं नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडिया में स्टॉक मार्केट के नंबर्स कम है। डेफिनेटली इंडिया के स्टॉक मार्केट के नंबर्स कम है, बट इंडिया में लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर स्टॉक मार्केट का इंडिया में नंबर देखूं तो 10 करोड़ कुछ होगा, ओके। वही बॉन्ड मार्केट का नंबर अगर 1 CR होगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। फिर अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में स्टॉक मार्केट का नंबर होगा 50 करोड़, 50 करोड़, या ऑब्वियसली काफ़ी हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। बट अगर मैं वहीं बात करूँ बॉन्ड मार्केट का तो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। सो डेवलप नेशन में एक्चुअली ऑपोजिट होता है, इंडिया की बॉन्ड मार्केट थोड़ी अंडर डेवलप्ड है एज ऑफ नाउ। तो बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज व्हेन एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन नीड टू रेज कैपिटल। सी स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एज वी ऑल नो, जब वो शेयर दे रहे हैं मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ओनरशिप डाइल्यूट करी जाती है। अब हर कंपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं कर सकती बार बार व्हेन दे हैव टू रेज कैपिटल, ठीक है। दैट इज अ प्रेटी गिवन थिंग। अब बात करें बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे दे बेसिकली रेज कैपिटल डिबेंचर्स के फॉर्म में, और एक तरीके से मतलब लोन देना, ठीक है। वो लोन लेती है और उस लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करती है, उनको हम बॉन्ड मार्केट बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कर सकती है, कॉर्पोरेशन कर सकती है, दे इशू बॉन्ड इशू करते हैं, एक पेपर पे बॉन्ड बना रहता है। जैसे लेट सपोज बॉन्ड का एक बॉन्ड पेपर लिखा होगा और उस पे अमाउंट मेंशन होगा कितना। अगर सरकार आपसे 90 रुपए मांग रही है तो आपको 100 रुपए रिटर्न करेगी, ठीक है। मतलब 10% से ज्यादा रिटर्न दे रही, तो इसका ये मतलब होता है जब ये टाइम आएगा तो आप अगर ये बॉन्ड पेपर वहां दोगे तो आपको अपना अमाउंट मिल जाएगा। इसको हम बॉन्ड मार्केट कहते हैं। सी एज बॉन्ड मार्केट इज नॉट ल्यूक्रेटिव एज स्टॉक मार्केट। जो बॉन्ड मार्केट में होता है सेफ रिटर्न होता है जब गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में देर इज नो सेफ्टी, देर इज नो गारंटी, बट द रिटर्न्स आर much higher in stock markets, ठीक है। देर इज नो सच लिमिट, यू कैन मेक द मनी दैट यू वांट टू, ओके। बट बॉन्ड मार्केट में वैसा पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड मार्केट में डिफाइंड रिटर्न मिलेगा,
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको रिटर्न करेंगे आपका कैपिटल एंड योर इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टर जो है ये बाय करते हैं बॉन्ड, एसेंशियली लेंड मनी टू इशूअर इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने उसकी बात करी, एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द मैच्योरिटी, ठीक है। दोनों चीजें मैंने अभी समझा दी, वही रिटर्न है कि कहने का क्या मतलब है कि बॉन्ड मार्केट में आप जब भी वो बॉन्ड पेपर बाय कर रहे हो, यू आर बेसिकली बाइंग फॉर गेटिंग इंटरेस्ट, और ये सेफ, दीज आर सेफ रिटर्न्स, ठीक है। अब मैं इसको पूरी तरह से गारंटीड रिटर्न्स क्यों नहीं लिख रहा, वाई, बिकॉज इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट बट देयर आर कॉर्पोरेशंस एज वेल, ठीक है। नॉट ओनली गवर्नमेंट्स बट देयर आर कॉर्पोरेशन एज वेल, एंड रिसेंटली अ केस surfaced where a government was unable to pay. I am talking about a state government. State government की कोई corporation थी, they were unable to pay the bond amount, ठीक है, bond due date नहीं pay कर पाए थे। they must have their reasons, अगर आपको थोड़ा रिसर्च करना हो, सर्च करना, राइट। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेशंस की, तो कॉर्पोरेशंस में इट्स नॉट दैट सेफ। सी कॉर्पोरेशन इज रेजिंग कैपिटल बाय लाइक टेकिंग लोन फ्रॉम यू, एंड वो लोन रीपे करेंगी, ठीक है, बट दे कैन बिकम इंसॉल्वेंट एनी टाइम, वो कंपनियां बंद हो सकती हैं, ताला लग सकता है। तो कॉर्पोरेशन में इट्स नॉट दैट सेफ, ठीक है, कि आपको अपना अमाउंट रिटर्न मिल ही जाएगा। बट गवर्नमेंट में हम कहते हैं कि देर आर लाइक वेरी रेयर चांस ऑफ गवर्नमेंट नॉट रीपेइंग योर अमाउंट, ठीक है। कॉर्पोरेशन में देयर कुड बी, ठीक है, तो इसीलिए इसमें कॉर्पोरेशन में कुछ रेटिंग्स दी जाती हैं। जस्ट अ सेकेंड, कॉर्पोरेशन में कुछ रेटिंग दी जाती है, ट्रिपल ए बॉन्ड्स होते हैं। ट्रिपल ए बॉन्ड्स का क्या मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि जब ट्रिपल ए रेटिंग दी जा रही है तो कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस काफ़ी अच्छी है, जब भी कोई अमाउंट लेती है तो कंपनी रीपे कर देती है। तो जब भी हम ट्रिपल ए कंपनीज की बात कर रहे हैं तो उस केस में बेटर है कि ट्रिपल ए कंपनीज में आप बॉन्ड्स बाय करो। जब भी हम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेडिंग देखना बहुत जरूरी है, ट्रिपल ए, डबल ए, ओके। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम है, जो हमारी नॉन कंपनीज होती है जैसे बजाज, राइट, दीज आर सम बिग कंपनी, और इनके ट्रिपल ए बॉन्ड्स होंगे बिकॉज इनकी हिस्ट्री है कि दैट दे विल रीपे द अमाउंट बैक, ठीक है। तो इनका मतलब कहने का रिटर्न मिल जाता है वापस अमाउंट। पर दूसरी बात क्या है, लेट सपोज इफ यू आर अ न्यू कंपनी, तो आपका अगर आपको बहुत जल्दी पैसे कमाने एज एन इन्वेस्टर, तो आपको ट्रिपल ए बॉन्ड्स में इतना ल्यूक्रेटिव नहीं मिलेगा। लेट सपोज अगर गवर्नमेंट बॉन्ड आपको 7 या 8% रिटर्न दे रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो जो ट्रिपल ए बॉन्ड्स होंगे वो मे बी 10 दे रहा होगा, ओके। देर इज अ डिफरेंस बट नॉट अ मैसिव डिफरेंस। बट अगर मैं यही बात करूँ, कोई छोटी कंपनी है, कोई न्यू कंपनी है जिसका ग्रेडिंग बी है, तो वो कम से कम 14-15% आपको रिटर्न देने की कोशिश करेगा। ओनली देन the return, when the return amount will be lucrative, only then you will switch to like you will buy such companies bond, ठीक है। बट ये रिस्की बहुत है, ओके। तो ये बॉन्ड मार्केट की मैंने आपको थोड़े फैक्ट्स, थोड़ी हिस्ट्री, हर चीज एक्सप्लेन कर दी। फिर अब मैं बात करता हूँ मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं विथ हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क, ठीक है। हमने पढ़े हैं टी बिल्स। टी बिल्स जो हमारे इशू होते हैं फॉर 81 डेज, 162 डेज एंड 364 डेज, इतने दिन के लिए, बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए इशू करे जाते हैं मनी मार्केट में। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, टी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है। कभी भी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स निकाल लेती है। ट्रेजरी बिल्स का क्या मतलब है कि उतने टाइम के लिए, इतने टाइम के अंदर आपको अमाउंट रीपे कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट, मैच्योरिटी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। जैसे गवर्नमेंट को नीड पड़ गई इंडिया में, जो है गवर्नमेंट को अगर नीड पड़ती है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है। अब वही कमर्शियल पेपर पे भी वही है कि आप सिमिलरली फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड आप एक कमर्शियल पेपर इशू करते हो, उस पे आप ये बता दो कि हम इतने दिन के बाद आपको फुल मेच्योरिटी अमाउंट दे देंगे। कमर्शियल पेपर होते हैं डिस्काउंट पे लिस्ट करे जाते हैं। लेट सपोज अगर कमर्शियल पेपर है 100 रुपए का, वो लिस्ट कितने पे होगा, 90 रुपए का। मतलब एज अ कंज्यूमर आप उसे 90 रुपए में बाय कर सकते हो, और जब आपको मिलेगा पूरा अमाउंट तो वो 100 रुपए मिलेगा, ठीक है, जब उसकी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी। These market plays a crucial role in managing short-term funding needs for government, financial institution and corporation। तो इसमें मेजरली बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो बैंक्स का पार्टिसिपेशन बहुत होता है।
तो ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट के कुछ, मैंने अभी आपको स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट के बारे में बताया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, वही जो हमने अभी पढ़ा। मनी मार्केट, मैंने इसका पर्पस बताया। देखो हमने इस बार मैंने थोड़ा आपके लिए इजी कर दिया है, जिससे आपके नोट्स बनाना थोड़ा हैंडी हो जाए। सी, इसका पर्पस क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थोड़ी जगह में मैंने इनकॉर्पोरेट करी है, जिससे आपको नोट्स बनाने में, इफ यू आर मेकिंग नोट्स, आपको काफ़ी आसान पड़ेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहला है मनी मार्केट। कैसा है, अभी हमने बताया कि डील किससे करता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज में डील करता है। ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, पढ़ लिया। सी, इसको मैं इसीलिए बता रहा हूँ इस नोट्स के तरीके में, वेन एवर, बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है, मनी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या क्या होता है मनी मार्केट में, कौन कौन पार्टिसिपेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो हाईली लिक्विड है, बिकॉज आपको 81 डेज में, 162 डेज में, किसी किसी दिन में तो 10 दिन में, किसी में 2 दिन के अंदर आपको रीपेमेंट हो जाती है। फिर लो रिस्क है, बिकॉज पार्टिसिपेशन जो करते हैं वो मेजरली गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं। फिर शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग टू मीट इमीडिएट फंडिंग नीड्स। कभी कभार क्या होता है कि बैंकों को फंड्स का क्रंच हो जाता है और दे हैव टू मेक सम पेमेंट, तो वो क्या करते हैं, दूसरे बैंकों से मांग लेंगे कि भाई मेरे को अभी एक दिन के लिए दे दो, आई रीपे यू बैक टुमारो। सो दीज आर द इश्यूज वेयर मनी मार्केट कैन बी यूज्ड, एंड इट्स वेरी वेल डेवलप्ड इन इंडिया। मनी मार्केट काफी यूज करी जाती है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज का। फिर अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट्स की, तो इसका पर्पस क्या है, ट्रेडिंग करना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। कैपिटल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका पर्पस क्या है, ट्रेड करना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या क्या सेगमेंट होते हैं, देखो शॉर्ट टर्म किस में होता है, मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से सेगमेंट है इसमें, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, जो अभी हमने पढ़े। तो स्टॉक मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्टॉक्स, इक्विटीज, जो हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या है, फंक्शन। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फंक्शन बताया कि अलाउ क्या करता है, कैपिटल को, सॉरी कंपनीज को, टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक। आप क्या करते हो सीधा, स्टॉक मार्केट का फंक्शन क्या है, जो कंपनीज हैं दे सेल देयर शेयर्स, ओनरशिप बोलते हैं, शेयर्स बोलो ओनरशिप बोलो एक ही बात है, इसको बेच देते हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं, वो कैपिटल रेज करते हैं। दे रियली वांट टू गेट दैट मनी। अभी मनी किसके लिए यूज हो सकता है, एज यू नो एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन करना हो तो वो आप स्टॉक मार्केट से पैसे उठा सकते हो। इफ यू हैव टू रीपे, कभी कभार कंपनीज को रीपे भी करना पड़ता है, तो इवन दो वो ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाता मार्केट में। लेट सपोज अगर कंपनी इज एक्चुअली कमिंग आउट विद एन आईपीओ, आईपीओ के साथ आ रही है किस लिए, रीपे करने के लिए अमाउंट। ठीक है, तो वो इतना अच्छी तरीके से रिसीव नहीं करा जाता बाय पब्लिक, बिकॉज उन्हें लगता है ये हमारे पैसों से क्या करेंगे, एक्सपेंशन तो कर नहीं रहे, ग्रोथ पर्पस के लिए नहीं कर रहे। ग्रोथ पर्पस और एक्सपेंशन के लिए जब भी काम होता है, तब दिमाग में ये होता है कि दैट दिस कंपनी विल ग्रो। बट जब भी अगर हम बात करें कि आप बोरिंग्स को रीपे करना चाहते हो, दैट डजंट साउंड और दैट डजंट गिव अ पॉजिटिव मैसेज। अब पार्टिसिपेंट्स कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे जैसे, फिर देयर आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और हमारे कौन कौन से होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, एफ आई आई एंड डी आई एस जो होते हैं काफ़ी। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, these are the ones who actually change the market scenario, see, because जब ये बाइंग करते हैं, ये बाइंग करते हैं बल्क में, हमारे जैसे नहीं कि छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय कर रहे हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए तो आप बहुत डिफरेंस बना सकते हो। ठीक है,
फिर मैं बात करूं बॉन्ड मार्केट की। बॉन्ड क्या करता है, रिप्रेजेंट डेट। डेट जैसे मैंने आपको बताया लोन है, एक तरीके से कंपनी लोन लेती है आपसे और उस लोन को रीपे करना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अनेबल करता है गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन को टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। हम बात ही कैपिटल मार्केट की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रेस क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, छोटे टाइम के लिए नहीं रेस कर रहे। सी वेन एवर द कंपनी इज कमिंग विद आईपीओ, वो ये नहीं चाहती कि उसके आईपीओ से सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो, वो चाहती है जो पैसा मिल रहा है उससे वो अपनी ग्रोथ करे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी मैसिव बने। और वहीं में अगर मैं बॉन्ड मार्केट की बात करूं तो जब वो लोन लेती है वो ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर रीपे करेगी, उस लोन को रीपे करने में भी काफी टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्या है, कॉर्पोरेशन टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय इशुइंग बॉन्ड्स। पार्टिसिपेंट कौन है, इन्वेस्टर सीकिंग फिक्स्ड इनकम। जैसे मैंने बोला कि काफी सेफ तरीका है ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर को फायदा क्या होता है, फिक्स्ड इनकम मिलने का एक जरिया है। ओके, तो दो ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉरेक्स मार्केट। अब इसमें हम बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है जब भी हम बात कर रहे हैं। तो इसका क्या पर्पस है, ट्रेड करना करेंसीज को। आपको पता है कि जैसे अगर एक डॉलर जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, ₹83 है, कभी 82 है, कभी 84 पहुंच जाता है। सो बेसिकली सेइंग दैट करेंसीज में भी एक्सचेंज हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं इसमें, फॉरेन करेंसीज यूज हो सकती है। बिकॉज आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक डॉलर इज ₹83, वहीं पे 1 दिरहम इज इक्वल टू 22, 1 थाई बाट इज इक्वल टू 2.5 रुपीज। तो ये जो है वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। तो अब आपको देखना होता है कि अगर कल को डॉलर बढ़ेगा घटेगा, सो यू कैन बेसिकली ट्रेड ऑन दिस, ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ मार्केट स्पेस। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ये करते हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट ग्लोबली, बिकॉज इससे ज़्यादा लिक्विड क्या ही होगी, जब आप करेंसीज में ही डील कर रहे हो तो इससे ज़्यादा और क्या लिक्विड होगी। तो और जैसे हमने देखा है कि डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग होता रहता है, बिकॉज इंटरनेशनली डॉलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। मेनी कंट्रीज में जो पेमेंट होता है वो डॉलर करेंसी से ही होता है, राइट। इंडियन रुपी ऑन द अदर हैंड इज नॉट दैट important or demanded. Why? Because as of now our export is not that great. जब तक हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है, हमारा फिजिकल डेफिसिट है एज वी ऑल नो, ठीक है। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बाहर के लोगों को हमारी करेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दे हैव टू मेक द पेमेंट। बट एज ऑफ नाउ दैट्स नॉट द केस, वी आर एक्चुअली मेकिंग पेमेंट्स मोर टू अदर नेशंस। तो हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, एज दैट इज अ साइन दैट आर करेंसी इज नॉट डूइंग वेल, ठीक है। फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। तो आप लेट सपोज आप डॉलर का रेट अभी 83 चल रहा है, आपने ट्रेड सेट करा है कि मैं अभी थोड़े दिन में 84 85 हो सकता है, या आप क्या करो, आप उनके साथ एग्रीमेंट में चले जाओ कि एक महीने बाद कोई एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट का प्राइस आपने सेट करा है ₹85। अब हुआ क्या इन रियलिटी, एक महीने के बाद आपको पता चला वो 83 का 80 हो गया, बट आपने एग्रीमेंट प्राइस जो 85 रखा था, तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। बट अगर वो एक महीने के बाद 87 हो गया, तब उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे आप एग्रीमेंट कर सकते हो फॉर अ फ्यूचर डेट, उसके लिए ये काफ़ी काम आता है एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स की। सी डेरिवेटिव मार्केट्स का क्या है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो जैसे हम बात करते हैं इंडेक्स, हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स, कोई इंडेक्स बनता खुद से नहीं है। इंडेक्स में बहुत सारे, लेट सपोज आप निफ्टी 50 ले लेते हो, इट्स एन इंडेक्स, हमें पता है। तो इसमें क्या है, जो टॉप 50 परफॉर्मर्स हैं उनके बेसिस पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, एक सिंगल परफॉर्मेंस पे नहीं। जो टॉप 50 कंपनीज हैं निफ्टी में लिस्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी परफॉर्मेंस से निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा, और उसको कितनी वेटेज दे रखी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो हमारा डेरिवेटिव का एक एग्जाम्पल दिया कि एक अंडरलाइंग एसेट होता है, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी एनीथिंग। मतलब गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उस एसेट का, बिकॉज वो गोल्ड से अपना प्राइस डिटरमाइन करवा रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर इन केस
गोल्ड का प्राइस गिरता है तो उस एसेट का भी प्राइस गिरेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, स्वॉप्स, ठीक है। एक एक करके थोड़ा पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जा सकता, बट ऑप्शन का क्या मतलब है, बेसिकली आपके पास एक राइट है, राइट है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। राइट है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, क्या मतलब है इसका। ऑप्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है, लेट सपोज आप अभी किसी शेयर का प्राइस, मैं एक आर शेयर ले लेता हूँ, आर शेयर की कंपनी है, काफी अच्छा कर रही है, उसका प्राइस अभी 50 है, ठीक है। तो फ्यूच आपने एक एग्रीमेंट में आए, दो लोग हैं ए एंड बी, ओके, ए एंड बी दो लोग हैं, एग्रीमेंट में आए। अब उसे दिख रहा है बी ए को बी से आर का शेयर बाय करना है, ठीक है। बी जो है आर का शेयर है, उसके पास शेयर होल्डर है। अब क्या करेगा ऑप्शन में, सी कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है, गिवन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ए बी से ये बोलता है कि लेट सपोज मुझे 1 वीक के बाद तू ये 55 का बेच दियो, ठीक है, 55 का सेल कर दियो, ए बी से बोलता है। अब होता क्या है, एक हफ्ते के बाद ये 45 रुपीज का हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन है इसको बाय करने का, बी से या फिर आप मार्केट से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन का मतलब क्या है, एक राइट है। लेट सपोज अगर ये ₹60 का हो जाता तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सस्ता पड़ता, राइट। अगर ये 60 का हो जाता 50 से एक हफ्ते के बाद, तो डेफिनेटली इट वॉज अ बेटर चॉइस टू बाय फ्रॉम बी, ठीक है। बट इन केस अगर सस्ता होता है तो आप मार्केट से प्रेफर करना करोगे बाय, रादर देन बी से बाय करना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। फिर अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, पुट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें ऑपोजिट चलते हैं। जैसे हमने ए एंड बी का एग्जांपल लिया, और वहीं पे अगर हम आर शेयर की बात करें, 50 रुपीज प्राइस है, तो इस केस में बी ए के पास जा रहा है और बी के पास शेयर है, वो सेल करना चाहता है ए को, ठीक है। इसमें ऑपोजिट हो रहा है, पहले में ए बी के पास जा रहा था, उसे बाय करना था, बी ए के पास जाता है। तो बी ए को बोलता है कि भाई एक हफ्ते बाद ना ये शेयर 55 का हो जाएगा आफ्टर 1 वीक, ठीक है। अब होता क्या है, एक हफ्ते के बाद एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है कि शेयर 60 रुपीज का हो जाता है। तो रादर देन सेलिंग टू ए, तो वो मार्केट प्लेस में बेच देगा, तो उसके पास ये ऑप्शन है, तो पुट ऑप्शन आ गया। अगर वो 45 का हो जाता है, अगर वो 45 का हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई उसने 55 की बात करी थी तो वो बी ए को 55 रुपीज का बेच सकता है। तो ये हमारे ऑप्शंस के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब कि सेलर के पास एग्जाम्पल है कि वो उसको एट अ बेटर प्राइस जो मार्केट से ऑफर कर रहा है उससे ज्यादा में बेच सकता है। और वहीं बायर के पास जब कॉल ऑप्शन होती है तो उसके पास एक राइट है कि क्या वो उस सेलर से जिससे उसे अभी सस्ता मिल रहा है उससे ले, या फिर वो मार्केट से जाके ले, ठीक है। दोनों केसेस में दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की बात होगी, फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो फ्यूचर्स में क्या है, यहाँ पे दो पार्टी जैसे ए एंड बी है, वो डिसाइड करते हैं कि ऑन अ फ्यूचर डेट, जैसे अगर देखें तो एक महीने के बाद, जैसे 1 जनवरी को ये डिसाइड करते हैं कि मैं 1 फरवरी को एक शेयर आर जो है मैं तेरे से खरीदूंगा एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आप फ्यूचर में इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे। आपने प्राइस स्पेसिफाई कर रखा है, आपने डेट स्पेसिफाई कर रखी है। अब उस दिन जो भी प्राइस होगा उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, जो आपने स्पेसिफाई कर रखा है उसी बेस पे उसे बाय करोगे, और इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ता है। अगर इन्होंने 55 ले रखा है उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, बट अगर उस दिन 60 में बिक रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो बी को तो नुकसान हो जाएगा बिकॉज वो 55 का बेच रहा है ए को, और मार्केट में 60 मिल रहा है। बट फ्यूचर में आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। फिर अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, हाई रिस्क एंड पोटेंशियल रिवॉर्ड। जब ऑप्शन एंड फ्यूचर की अगर हम बात करें, अभी सेबी ने गाइडलाइंस डाली हैं दैट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स who are in option tradings, they are actually in loss,
98% of them are actually in loss and they are making loss. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, ऑप्शन एंड फ्यूचर मार्केट इज अ वेरी रिस्की मार्केट. इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल है. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन. मार्केट इज वेरी unpredictable, and because of that it is advisable that you shouldn't be doing option trading, because option trading क्या लगता है that if you guessed where the market will go you can definitely make a huge sum of money. ठीक है, छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो. दैट इज बेसिकली अ बेट, राइट. अब काफियों का ये होता है लाइक इफ यू प्रैक्टिस यू कैन गेट बेटर, बट सी my point is 98% is not able to make money, they are in loss. So that indicates something, ये बताता है that is it's not for everyone. ठीक है, only 2% are in profit, and even then it's not that easy. ठीक है, so it's basically saying that success rate is only 2%. So whether you should be entering into option or future market is definitely your call, but you should see the past result and you should realize that it's not everyone cups of tea. It's not everyone cup of tea. तो काफी हर किसी की बस की बात नहीं है, एंड बहुत ही कम लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं. सो डोंट चेज दोज गोल्डन ड्रीम्स, इट टेक्स टाइम. तो इसीलिए सेबी ने भी गाइडलाइन ड्रॉ कर दिया. अलाउ इन्वेस्टर टू हेज रिस्क, स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट एंड मैनेज एक्सपोजर. जैसे मैंने कहा कि आप 50 का शेयर आपको लग रहा है 55 का हो सकता है, तो आपने उसके लिए एग्रीमेंट कर दिया. ठीक है, एक्चुअल डेट में वो 45 का हो गया या 60 का हो गया. तो आप स्पेकुलेशन की वजह से अपने आप को बचा सकते हो या लूज आउट भी कर सकते हो मनी. सी, वन लॉस इज अनदर वन गेन, जो हमारा जीरो गेम थ्योरी में होता है कि कभी ना कभी एक का जो नुकसान है दूसरे का तो गेन होगा. ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेटिव मार्केट आती है. फिर कमोडिटी मार्केट जो होती है ये होती है जो फिजिकल गुड्स में ट्रेड करती है. हमारे एग्रीकल्चर गुड्स, एनर्जी, मेटल. आपने देखा होगा गोल्ड के भी एक इंडेक्स आते हैं जिनमें गोल्ड्स के रिलेटेड भी प्राइसिंग एंड सेलिंग होती है. तो यहाँ पे कमोडिटी को बेचा जाता है जो हमारे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर. पार्टिसिपेशन कौन करता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्पेक्यूलेटर्स. क्या है कैरेक्टरिस्टिक? प्राइस इन्फ्लुएंस बाय सप्लाई एंड डिमांड डायनामिक्स. एज वी नो कि गोल्ड इज अ लाइक लिमिटेड रिसोर्स, तो हमारे पास अबंडेंस में तो नहीं है. उसी की वजह से गोल्ड की क्या है डिमांड, बिकॉज इट्स एन लाइक क्वाइट फेमस इन इंडिया एंड ग्लोबली. वैसे इंडियंस के पास काफ़ी, बिकॉज गोल्ड हैज़ बीन अ स्टेबल करेंसी फॉर अ वाइल. बिकॉज इफ अगर आप गोल्ड बेचते हो काफ़ी स्टेबल रहता है, इसीलिए काफ़ी लोग सेव करते हैं गोल्ड में. और काफ़ी लोग इसीलिए बाय करना चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए काफ़ी काम आएगा. और इसका जैसे हमने बोला कि परसेंटेज ऑन अर्थ काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से डिमांड काफ़ी बनी रहती है, राइट. तो दैट इज़ वाई गोल्ड एज अ प्रेशियस मेटल ये भी कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेड होता है. और ये डिमांड एंड सप्लाई पे इफेक्ट करता है. जब अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई, ऑब्वियसली इसकी सप्लाई लिमिटेड है, उससे ज़्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकती, तो डिमांड डायनेमिक्स चलता है. अब इसमें फंक्शन क्या है? ये फैसिलिटेट करता है प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर हेजिंग अगेंस्ट कमोडिटी प्राइस वॉलिटी. सी, गोल्ड का प्राइस एकदम से शूट अप कर दे 10%, तो उसके लिए कमोडिटी मार्केट बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में ट्रेड करते रहो. बेटर रहेगा ऑप्शन आपके पास. ठीक है, एज यू नो दैट आई बीन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल. अगर आप यूजीसी नेट पेपर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो पेपर वन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. पेपर वन की तैयारी बच्चे नहीं करते. पेपर वन की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको JRF क्रैक करना है. So what we are doing is basically providing ebooks on all the 10 units. What you have to do is basically WhatsApp on this number 9873907600 and you can claim your free ebook, right. तो WhatsApp करना है, कोई भी यूनिट हो सबकी स्क्रैच से सारी की सारी नॉलेज मिलेगी. 35 पेजर नॉलेज टेक्स्ट बुक. ठीक है, राइट. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. इफ यू लाइक द वीडियो डू लीव अ लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलना, and hit the bell icon so that you get notified whenever I come with the new video, and share this video with your friend as much as you can, and download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description. ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, so whenever I come up with the next video you get notified for the same, and share this video with your friends. So thank you all for joining. I'll make sure you
वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो एंड सब्सक्राइब करके आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी बेल आइकन दबा के यू गेट नोटिफाइड फॉर द सेम। ठीक है।